हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और आज इस सीरीज में जो हमारा आर्टिकल है वो है इन्फ्लेशंस लॉन्ग शैडो। और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग में जो डिस्कशंस हुए, जो फैसले लिए गए, ये आर्टिकल उसके बारे में है। सो क्विकली देख लेते हैं कि एमपीसी में मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में कितने मेंबर्स होते हैं और वो अभी कौन कौन है एट प्रेजेंट। सो 6 मेंबर्स होते हैं। सो आउट ऑफ 6, 3 मेंबर्स जो होते हैं वो आरबीआई से होते हैं। ठीक है। सो अभी एट प्रेजेंट मिस्टर शक्तिकांता दास, एमडी पात्रा एंड मिस्टर राजीव रंजन, ये तीनों आरबीआई से हैं। और फिर 3 आशिमा गोयल, शशांक भिदे एंड जयंत वर्मा, ये एक्सटर्नल मेंबर्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है जिनको। अब यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो चेयरपर्सन होंगे वो बाय डिफॉल्ट जो भी आरबीआई गवर्नर होंगे वही होंगे चेयरपर्सन इसके। ठीक है। सो अभी चूंकि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास है, ये हो गए एक मेंबर। दूसरे मेंबर जो है वो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। उसमें से जो भी डिप्टी गवर्नर के पास चार्ज होगा मॉनेटरी पॉलिसी का, वो होंगे एमपीसी के एक मेंबर। ठीक है। और तीसरे ये मिस्टर राजीव रंजन है। अभी रिसेंटली ही इज आल्सो फ्रॉम आरबीआई। रिसेंटली इन्होंने मृदुल सागर को रिप्लेस किया है। ठीक है, मई में ही। सो ये भी कभी कभी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और ये 3 एक्सटर्नल मेंबर्स हैं। बाई मंथली होती है, मतलब 2 मंथ्स में एक बार मीटिंग होती है आरबीआई की यूजुअली। ईयर में एटलीस्ट 4 होनी चाहिए। सो ये भी कभी कभी सवाल पूछा जा सकता है। सो ये सारा बैकग्राउंड है, इसके बाद हम आर्टिकल पे आएंगे। और अभी रिसेंटली एक जो इम्पोर्टेंट बात हुई, अभी अप्रैल में एमपीसी की मीटिंग हुई थी। ठीक है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में। और फिर जून में होनी चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि 2 मंथ में एक बार होती है। लेकिन ऑफ साइकिल इन्होंने एक मीटिंग बुलाई मई के फर्स्ट वीक में भी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। तो उस मीटिंग में, मई में जो मीटिंग हुई, उसमें इन्होंने रेपो रेट और सीआरआर दोनों को, रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट से और सीआरआर 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया। और अब जून में जो मीटिंग हुई उसमें अगेन रेपो रेट फिर से 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया गया। सो ये 4 था, 4% था। मई में जो रिवीजन हुआ तो ये 4.40 हुआ। और अब जून में जो 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है, तो एट प्रेजेंट आपका रेपो रेट 4.90 है। ठीक है। सो अभी तक पिछले 2 सालों से अकोमोडेटिव स्टांस था, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी फ्लो बढ़े, इसके लिए रेपो रेट वगैरह को बढ़ाया नहीं गया था। लेकिन अभी 2 बार लगातार ये हो गया, तो अभी हम कह सकते हैं कि ये विड्रॉ कर रहे हैं अकोमोडेटिव स्टांस को। क्लियर है? क्विकली हम रेट्स भी देख लेते हैं कि एट प्रेजेंट ये रेट्स क्या हैं, कि जिस तरह से अभी 2 बार में चेंजेस हुए हैं। और अगर आपने ध्यान से इन बातों का ख्याल रखा और साथ ही साथ डिस्कशंस को समझा जो अभी हम करने वाले हैं, तो कम से कम 2 सवाल तो सिर्फ और सिर्फ इसी सेशन से आपको किसी भी एग्जाम में मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रेपो रेट आपको मालूम है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो हमेशा याद ये ध्यान देना कि रेपो रेट जो आरबीआई बैंकों को जिस रेट पे पैसा देती है। ठीक है। सो अभी रेपो रेट और रिवर्स, ये रिवर्स हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? बैंक जिस रेट पे आरबीआई के पास पैसा पार्क करती है। ठीक है। तो अब हम, मैंने इसको कैसे याद किया था कि आरबीआई बड़ा है बैंकों से, है ना, वो हमारा सेंट्रल बैंक है। तो जो बड़ा है वही देगा। जो सीधी बात है वही समझ में आती है कि जो बड़ा है वो बैंकों को पैसा देगा, तो वो रेपो रेट हो गया। अब इस ये जिस रेट पे देगा वो रेपो रेट हो गया। और लेकिन जब रिवर्स होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, तो वो रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। और अभी बढ़ाने से क्या होगा? इन्फ्लेशन कैसे कर्व होगा? अभी आपने सुना होगा कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हमारा बढ़ गया है, इसीलिए रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ाया है। क्योंकि जब रेपो रेट बढ़ाएगा तो बैंक को अब ज्यादा पैसे पे करना पड़ेगा आरबीआई से पैसे लेने के लिए, है ना। पहले अगर 4% उसको पे करना पड़ता था इंटरेस्ट बैंकों को, तो अब 4.9% देना पड़ेगा। तो मतलब अब उसको पैसे महंगे रेट पे मिल रहे हैं। तो फर्दर जो वो मार्केट में मनी सप्लाई करेगा, जो पैसे मार्केट में भेजेगा, लोगों को जो लोन्स देगा, एडवांसेस देगा, वो भी अब वो महंगा हो जाएगा। और जैसे लोन महंगा हो जाएगा, मतलब आप अगर हाउसिंग लोन लेते हो, कार लोन लेते हो, या किसी भी तरह का लोन लेते हो, वो महंगा हो जाएगा। तो जो लोग हैं वो अब सोचेंगे कि मैं थोड़ा रुक जाऊं, जब ये रेट्स थोड़े कम होंगे तो एक तरह से मार्केट में लिक्विडिटी
कम हो जाएगी, लिक्विडिटी सक हो जाएगी इससे। सो ये इसका फंडा होता है और आरबीआई इस टूल को यूज करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और अभी इन्फ्लेशन जो है हमारा आइडियली 4% होना चाहिए, +2 -2 जो है एक्सेप्टेबल होता है, मतलब 2 से 6 के बीच में रहना चाहिए इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं, लेकिन अभी ये एक्सीड कर गया है। और ये समथिंग अभी देखेंगे आर्टिकल में कि इसी पे आर्टिकल है, एक्चुअली इन्फ्लेशन के ही बारे में है, तो डिटेल में देखेंगे। लेकिन ये बैकग्राउंड समझने के बाद अब आपको ये आर्टिकल समझना आसान होगा। इन रेट्स को और जो आरबीआई एमपीसी के मेंबर्स हैं वो आप ख्याल में रखिएगा। The Reserve Bank of India is finally acting to rein in galloping prices. So galloping यहाँ पे क्या हो गया? Increasing, काफी तेजी से कोई चीज बढ़ रहा है, so यहाँ पे prices बढ़ रहे हैं, उसके लिए कहा जा रहा है। और रेन क्या हो गया? कंट्रोल, टू कंट्रोल। ओके, सो अब आरबीआई स्टेप्स ले रही है क्या करने के लिए? जो इतनी तेजी से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, उसको कंट्रोल करने के लिए। The RBI has now joined battle by pitching the need to keep inflation and inflationary expectations under check front and center of its policy approach. Just over a month after the RBI's Monetary Policy Committee decided at a surprise off-cycle meeting to raise interest rates for the first time in almost 4 years, the rate-setting panel has followed up with a further 50 basis points increase in the policy repo rate. Simultaneously, the MPC has made it clear it no longer intends to remain accommodative. So ये सारी बातें हमने अभी डिस्कस कर ही ली कि अप्रैल फर्स्ट वीक में हुई थी मीटिंग, सो बाई मंथली होती है तो अब जून में होना था, लेकिन मई फर्स्ट वीक में एक ऑफ साइकिल मीटिंग बुलाई और उसमें सीआरआर एंड रेपो रेट इंक्रीज किया। रेपो रेट 4 से 4.40 किया 40 बेसिस पॉइंट्स, और सीआरआर 4 से 4.50 किया। ठीक है, अब फिर जून में जो मीटिंग हुई है उसमें फिर से इन्होंने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट्स और बढ़ाया। सो अभी एट प्रेजेंट 4.90 है, हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब इनका जो स्टांस है वो इट इज इंटेंस टू रिमेन अकोमोडेटिव। अब ये इनका जो इंटेंशन है अकोमोडेटिव स्टांस रखने का नहीं है, धीरे धीरे ये विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे आगे भी और ये रेपो रेट बढ़ने की संभावना है। It will instead stay focused on the withdrawal of the pandemic triggered accommodation as it races to tame retail inflation and anchor it within the 2 to 6% target band. ये जो inflation के band की बात कर रहे थे हम कि ideally 4% +2 -2, right? In acknowledgement of the Herculean task it faces, the MPC now projects retail inflation to average 6.7% over the entire fiscal year ending in March, a full 1 percentage point increase from the 5.7% it forecast in April. So अप्रैल में इन्होंने फोरकास्ट किया था कि 5.7% इस साल का इन्फ्लेशन, लेकिन अब इन्होंने इसको 6.7% बढ़ा के कर दिया है, 1% बढ़ा के किया है। Price gains are now expected to accelerate at a 7.5% pace in the April-June quarter, a sizable 120 basis points faster than previously estimated. So इस क्वार्टर का अप्रैल जून क्वार्टर का भी पहले जो एस्टिमेट किया गया था उससे 120 basis points ज्यादा है, और now it is estimated at 7.5%. Before printing at 7.4% in quarter 2, a sharp 160 basis points quicker than April's projection of 5.8%. The headline CPI-based inflation is now seen stuck above the RBI's upper tolerance limit in quarter 3 as well at 6.2% before easing to 5.8% in the fourth quarter. So यहाँ पे कहता है कि जो हेडलाइन CPI बेस्ड इन्फ्लेशन, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जो पे बेस्ड जो इन्फ्लेशन है, और हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब इसमें फूड और फ्यूल को भी कीमतें इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, the MPC has listed a slew of factors clouding the inflation outlook: the war in Ukraine and the consequent elevated commodity prices, the heat wave stunting Rabi crop output, high edible oil prices, crude prices that continue to pose a pass-through risk to domestic pump prices of fuels,
increases in electricity tariffs, and crucially manufacturing and services firms flagging input and output price pressures. So अब अगर आरबीआई के डिस्क्रिप्टिव पेपर में इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। एक बार आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, फिर जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर स्ट्रक्चर कर सकते हैं। सो एमपीसी यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने कई फैक्टर्स बताए हैं इसके लिए, इन्फ्लेशन का जो अभी आउटलुक है उसके लिए, जिसमें से रशिया यूक्रेन वार, उसकी वजह से जो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए, प्लस हीट वेव की वजह से जो रबी क्रॉप में अफेक्टेड हुआ, हाई एडिबल ऑयल प्राइसेस, क्रूड प्राइसेस दैट कंटिन्यू टू पोज अ पास थ्रू रिस्क टू डोमेस्टिक पंप प्राइसेस ऑफ फ्यूल्स थी, फ्यूल्स के कीमतों में वृद्धि की बात हो रही है, इंक्रीजेस इन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स एंड क्रूशियली मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज फर्म्स फ्लैगिंग इनपुट एंड आउटपुट प्राइस प्रेशर्स। सो इसकी वजह से ये सारा इन्फ्लेशन जो इतना अभी हाई लेवल पे है, इसके ये रीजंस है। सो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हमने देखे, स्लू ऑफ फैक्टर्स मतलब कई सारे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पे एक और वर्ड आ रहा था हरक्यूलियन। हरक्यूलियन इज लाइक बहुत बड़ा, शायद पिछले वाले में था। सो आप याद रखें कि हरक्यूलियन, हरक्यूलियन टास्क मतलब बहुत बड़ा टास्क है जिसके लिए बहुत सारा एफर्ट चाहिए, जिसको पूरा करने के लिए, राइट। That inflation looms large over every other aspect of the outlook for the economy worldwide is also evident from the MPC's pointed reference to growing stagflation concerns. So यहाँ पे stagflation concerns इसकी भी बात की एमपीसी। यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि एक्चुअली इन्फ्लेशन भी ज्यादा है लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उस रेट से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। सो ये एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी, चूंकि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन भी बहुत अच्छे नहीं है, सो वो कंसर्न भी है, that are amplifying the volatility in global financial markets. While the RBI has made brave to retain its April forecast for GDP growth in the current fiscal at 7.2%, citing an ongoing recovery including in contact intensive services and an expected boost to rural consumption from rain-spurred kharif sowing and output at 37% below normal start to the southwest monsoon serves as an early cautionary augury. And it is precisely the headwinds from accelerating inflation and the resultant erosion of purchasing power of consumers that the World Bank cited on Tuesday when it cut its forecast for India's GDP growth for this year by 50 basis points to 7.5%. So कहता है कि वर्ल्ड बैंक ने भी अभी जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फोकास्ट किया था उसको 50 बेसिस पॉइंट से कम करके अभी 7.5% कर दिया। और इसका रीजन क्यों है? हेडविंड्स इज लाइक विपरीत दिशा से में हवा बहना, मतलब आपके फेवर में नहीं होनी चीजें। सो ये जो हेडविंड्स फ्रॉम एक्सेलरेटिंग, जो इन्फ्लेशन ज्यादा है वो, और इसकी वजह से जो इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स, मतलब जो कंज्यूमर्स हैं उनकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गया है। सो इसकी वजह से वर्ल्ड बैंक ने अभी जीडीपी ग्रोथ को 50 बेसिस पॉइंट से कम प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। The only silver lining is the RBI's finding in a quick survey post the May 21 excise duty cuts on petrol and diesel that show urban households 3 months ahead inflation expectations have moderated by 190 basis points. So silver lining मतलब क्या होता है? होप, जो एक आशा की किरण होती है। सो कहते हैं कि अभी जो होप है, एक ही सिल्वर लाइनिंग है कि आरबीआई इज फाइंडिंग इन अ क्विक सर्वे पोस्ट द May 21 एक्साइज ड्यूटी कट, जो गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कट किए पेट्रोल एंड डीजल में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दैट शो, वो दिखाता है अर्बन हाउस होल्ड 3 months अहेड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैव मॉडरेटेड बाय 190 बेसिस पॉइंट्स। किस वजह से? ड्यू टू एक्साइज ड्यूटी कट्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल। Governor Shaktikanta Das had cited this finding to underline that states too could do their bit to soften inflationary pressures by further reducing their value-added taxes on fuels. और जो शक्तिकांता दास हैं गवर्नर आरबीआई के और एमपीसी के चेयरमैन भी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस पे कमी लाई है, उस तरह से स्टेट्स को भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए। कैसे? बाय रिड्यूसिंग देयर वैल्यू एडेड टैक्स ऑन फ्यूल्स, फ्यूल्स पे जो उनके वैल्यू एडेड टैक्स होते हैं वैट, उनको कम करके। सो ये आर्टिकल रियली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो सारी चीजों को आप समझेंगे। और अभी एट प्रेजेंट रेपो रेट क्या है
ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक है। रेपो रेट एंड ऑल्सो रिवर्स रेपो रेट, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली रेट्स तो सारे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए, और इसके पीछे की कहानी हमने इस डिस्कशन में देख ली। सो कई बार ऐसा सवाल आ जाएगा कि रेपो रेट इंक्रीज करने से क्या होता है, आरबीआई ने रेपो रेट क्यों इंक्रीज किया, अकोमोडेटिव स्टांस विड्रॉ कर रहे हैं अभी कि नहीं कर रहे हैं, समथिंग ऑफ दैट काइंड। लेकिन अगर आपने इस डिस्कशन को अच्छी तरह से सुना है और समझा है तो आप कोई भी सवाल हैंडल कर पाएंगे। एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी कोई ना कोई इस पे आने की काफी संभावना है, तो इस हिसाब से आप अपने आंसर तैयार करें। सो ये सारे वर्ड्स हमने देखे हैं और ये क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करें। फिर अपना आंसर चेक करने के लिए आप आई एग्जाम बी वेबसाइट पे, जहां पे आपको इन सारे वर्ड्स के डिटेल में मीनिंग प्लस यूसेज सेंटेंसेस ईच एंड एवरीथिंग, हिंदी में भी मीनिंग आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल में, और इन प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वाले आर्टिकल से बन सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। आप उसको जरूर ट्राई करें। इस सीरीज से अगर आपको इन आर्टिकल्स को समझने में मदद मिल रही है, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो रही है, तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ हमें भी कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस बताएं। अगर आपको सही लग रहा है तो क्यों लग रहा है, नहीं सही लग रहा है वो भी बताएं। कहाँ कहाँ आपको लगता है कि ये कुछ और चीजें इसमें ऐड होनी चाहिए। सो हमें भी थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि हम इसको और कैसे इम्प्रूव करें। किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप गाइडेंस चाहते हैं तो आई एग्जाम बी के साथ यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर विथ अस। फॉर एनी फर्दर क्वेरी यू कैन कॉल एट 9205524028 or you can write to hello@iexambee.com. So thank you friends, thanks for watching.